नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम परिवार के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि परिवार किसे कहते हैं, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, परिवार की जो अवधारणा क्या है, क्या उसकी परिभाषा है, परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, कितने तरह के परिवार पाए जाते हैं, परिवार के महत्वपूर्ण फंक्शन या प्रकार क्या हैं, परिवार के स्वरूप क्या हैं। इन सब के ऊपर हम आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। जहाँ तक परिवार के अर्थ की बात है या इसको समझने की बात है, परिवार को समाज की एक आधारभूत इकाई यानी बेसिक यूनिट माना जाता है, जो मानव के विकास के सभी स्तरों पर पाई जाती रही है। यानी बहुत आदिम समय से ही मनुष्य परिवार में रहता चला आया है। हालांकि ये बात अलग है कि आदिम समय में इसके स्वरूप अलग थे और आज जो हम परिवार का स्वरूप देखते हैं वो थोड़ा भिन्न है। परिवार समाज की वह इकाई है जिसके साथ व्यक्ति का संबंध जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। परिवार के द्वारा ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है, वह परिवार के द्वारा ही उसे सुरक्षा मिलती है। जहाँ तक परिवार के उद्देश्यों की बात है, परिवार का मुख्य उद्देश्य जो है वो एक सामाजिक स्वीकृत तरीके से यौन संबंधों की स्थापना कर संतानोत्पत्ति करना और उसका समाजीकरण करना है, ताकि मानव समाज है उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसकी सततता बनी रहे। परिवार सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है जिसका व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक महत्व है। परिवार सामाजिक संगठन की एक सार्वभौमिक व सर्वकालिक निर्माणक इकाई माना जाता रहा है, क्योंकि परिवार के द्वारा ही सामाजिक संबंधों का निर्माण और विकास होता है। और सामाजिक संबंध है वो समाजशास्त्र की मूल अध्ययन वस्तु है। मानव में सदैव जीवित रहने की इच्छा होती है जिसे परिवार द्वारा वह पूरा करता है। मेलिनोफ्स्की ने कहा है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में लिखा है कि फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता बच्चे नौकर व दास हों। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसकी परिभाषा ऐसी नहीं दी जा सकती है जो सभी देश कालों के परिवारों के लिए सही हो। इसका मुख्य कारण यह है कि परिवार के रूप एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहते हैं। कहीं पर एक विवाह प्रथा मान्य है तो कहीं पर बहुविवाह। एक विवाह और बहुविवाह का प्रभाव है वो परिवार पर पड़ता है, यानी उसके स्वरूप पर पड़ता है। इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए डनलप ने कहा है कि परिवार की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी जा सकती है। फिर भी कुछ इसकी मुख्य परिभाषाएं हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। मकीवर और पेज ने लिखा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल में दंपत्ति और उसकी संतान रहती है। किंग्सली डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सगोत्रता के संबंध होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के संबंधी होते हैं। बर्गेस व लॉक ने लिखा है कि परिवार व्यक्तियों के उस समूह का नाम है जिसमें वे विवाह, रक्त या दत्तक संबंध से संबंधित होकर एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। वह एक दूसरे पर स्त्री पुरुष, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन इत्यादि के रूप में प्रभाव डालते एवं अंत्यक्रिया करते हुए एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार इन सब परिभाषाओं के संदर्भ में देखें तो परिवार जैविकीय संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतानें होती है, जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए भोजन, प्रजनन, यौन संतुष्टि, समाजीकरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस प्रकार परिवार के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो मोटे तौर के ऊपर हम निम्न तत्वों को परिवार में शामिल कर सकते हैं। स्त्री पुरुष का यौन संबंध यानी उनके बीच की मैटिंग रिलेशनशिप, यौन संबंधों को विधिपूर्वक स्वीकार करने की एक प्रक्रिया, संतानों की वंश व्यवस्था और
एक सह निवास यानी एक कॉमन हाउस होल्ड। तो इन परिभाषाओं के आलोक में हम अगर परिवार की विशेषताओं की बात करें तो इसमें पहला तत्व आता है सार्वभौमिकता, यानी परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक इकाई है। परिवार हर समाज, हर काल, देश व परिस्थिति में पाए जाते हैं, चाहे इनका स्वरूप अलग अलग रहा हो। समाज का इतिहास ही परिवार का इतिहास रहा है, क्योंकि जब से मानव का जन्म इस धरती पर हुआ है तभी से परिवार रहा है, चाहे पहले उसका स्वरूप भले ही कुछ और रहा हो। भावनात्मक आधार, परिवार का आधार व्यक्ति की वे भावनाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए उसने परिवार का निर्माण किया है, जैसे प्रेम का भाव, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, कोऑपरेशन का भाव, सिंपैथेटिक अटैचमेंट होता है, या जो इमोशंस होते हैं वो। सृजनात्मक प्रभाव की बात करें तो परिवार व्यक्ति है वो परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार में उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए परिवार व्यक्ति पर रचनात्मक प्रभाव डालता है। जिस प्रकार का परिवार होगा उसी प्रकार का वो व्यक्ति होगा, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, उसका विचार होगा, वैसा ही उसका दृष्टिकोण निर्मित होगा। मिट्टी के बर्तन के समान बच्चों के भविष्य का निर्माण परिवार में ही होता है। सीमित आकार, ये भी परिवार की एक विशेषता है, क्योंकि परिवार के अंतर्गत केवल वे ही व्यक्ति आते हैं जो वास्तविक या काल्पनिक रक्त संबंधी होते हैं, इसीलिए अन्य संगठनों की अपेक्षा इसका आकार सीमित होता है। किसी भी परिवार में 200-400 सदस्य नहीं होते हैं, अगर एक्सेप्शन को छोड़ दे तो, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनका विवाह होता जाता है और वो अलग अलग परिवार में बसते चले जाते हैं, या परिवार है वो यूनिट्स में आगे डिवाइड होता चला जाता है। सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति होती है, क्योंकि ये सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है जिसके आधार पर समाज के अन्य समस्त इकाइयों व सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। परिवार के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज का छोटा रूप परिवार और परिवार का विस्तृत रूप समाज है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, परिवार का आकार सीमित है लेकिन सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित होता है, जबकि अन्य संगठन कृत्रिम है, इसलिए उनके सदस्यों की जिम्मेवारी सीमित है। प्राथमिक समूह होने के नाते परिवार में इसके सदस्यों की जिम्मेदारी और कार्य बढ़ जाते हैं। परिवार में व्यक्ति को हर कार्य अपना समझकर करना पड़ता है। परिवार है वो सामाजिक नियंत्रण की भी एक इकाई है, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यवहारों पर प्रत्यक्षतः नियंत्रण रखता है। परिवार की प्रकृति है वो स्थायी और अस्थायी दोनों होती है। परिवार स्त्री पुरुष का एक संगठन है। अगर परिवार को एक सीमित रूप में, एक समिति के रूप में हम लेते हैं तो इसकी प्रकृति अस्थायी है, क्योंकि जैसे परिवार का कोई सदस्य अलग हुआ या उसकी मृत्यु होगी तो समिति नष्ट होगी। लेकिन इसके बावजूद भी परिवार एक संस्था के रूप में स्थायी है, क्योंकि यह कृत्रिम नहीं बल्कि वास्तविक है, जिसका आधार मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ हैं जो कभी नष्ट नहीं होती है। परिवार के अलग अलग प्रकार हैं, जो हम अगर बात करें तो जब परिवारों का वर्गीकरण किया जाता है तो कुछ आधार लिए जाते हैं, जैसे सत्ता के आधार पे कि वो पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक है, उत्तराधिकार के आधार पे पितृवंशीय है, मातृवंशीय है, निवास स्थान के आधार पे, विवाह के आधार पे, सदस्य संख्या के आधार पे परिवारों का विभाजन किया जाता है। तो हम अगर सत्ता या वंश, उत्तराधिकार या निवास स्थान के आधार पर परिवार के भेद की बात करें तो इसके दो भेद हैं। पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल या पेट्रिलिनियल, और दूसरा मैट्रियार्कल या मैट्रिलिनियल यानी मातृसत्तात्मक। तो अगर पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय या पितृनामी या पितृस्थानीय परिवारों की बात करें तो ये भारतवर्ष में सामान्यतः इस प्रकार के परिवार ही पाए जाते रहे हैं। अगर हम कुछ जनजातीय समुदायों की बात करें तो उनमें जरूर मातृसत्तात्मक परिवार हैं, पर कुछ जनजातियाँ ऐसी उनमें भी पितृसत्तात्मक परिवार है, जैसे कि उड़ीसा की खरिया जनजाति है या मध्य प्रदेश की भील जनजाति है, उनमें भी पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। मातृसत्तात्मक या मातृवंशीय या मातृनामी या मातृस्थानीय परिवारों की जहाँ तक बात है तो इस प्रकार के जो परिवार है वे अधिकांशतया ब्रह्मपुत्र के दक्षिणोत्तर की जो खासी गारो जनजातियां हैं नॉर्थ ईस्ट में, या केरल के नायर या दक्षिण भारत की इरूला, कादूर, पुलायन इत्यादि जो जनजातियां हैं उनमें पाए जाते हैं। अगर सदस्यों की संख्या के आधार पर देखें तो एक तो मूल या केंद्रीय परिवार होता है जिसमें स्त्री पुरुष और उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं, इसमें अन्य रिश्तेदार नहीं होते हैं। और एक होता है संयुक्त परिवार, जिसमें कई पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं,
उनकी अपनी एक सामान्य संपत्ति, सामान्य संस्कृति, सामान्य निवास होता है। संयुक्त परिवार है उनको 3 भागों में अक्सर बांटा जाता है। पहला मिताक्षरा संयुक्त परिवार। बंगाल व असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में इस तरह के परिवार पाए जाते हैं। इसमें पुत्र का पिता की संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार हो जाता है। मिताक्षरा जो संयुक्त परिवार है इसके प्रणेता विज्ञानेश्वर हैं। दूसरा है दाय भाग संयुक्त परिवार, ये बंगाल और असम में पाए जाते हैं। बंगाल और असम के अलावा तो मिताक्षरा परिवार और बंगाल और असम में दाय भाग संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इसमें पिता की मृत्यु या उसके देने के बाद ही पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है। इसके प्रणेता जीमूत वाहन है। बेसिक अंतर ये है कि मिताक्षरा है वो बंगाल असम के अलावा पूरे देश में पाया जाता है, और दाय भाग किस्म का जो संयुक्त परिवार है वो बंगाल और असम में पाया जाता है। पहली बात। दूसरा, मिताक्षरा संयुक्त परिवार में जो पुत्र है जन्म लेते ही पिता की संपत्ति में वो उत्तराधिकारी हो जाता है, जबकि दाय भाग संयुक्त परिवार में जब पिता की मृत्यु हो जाए या वो संपत्ति दे दे तभी उस संपत्ति का अधिकारी होता है, जन्म से नहीं होता है। और तीसरा इनमें अंतर ये है कि मिताक्षरा संयुक्त परिवार के जो प्रणेता है वो विज्ञानेश्वर है और दाय भाग के जीमूत वाहन है। विस्तृत परिवार, यह संयुक्त परिवार का ही एक तीसरा भेद है मिताक्षर और दाय भाग के अलावा, जिसमें मूल परिवार के अलावा पति पत्नी के रिश्तेदार भी सम्मिलित रहते हैं। आज की परिस्थिति कुछ भिन्न है। व्यक्ति अलग अलग दूर दराज के स्थानों में नौकरी करते वे भी अपने परिवार या संयुक्त परिवार के धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा बंटाते हैं। इस प्रकार के परिवार जो उनमें एक तरह का भावनात्मक लगाव आपस में रहता है। विवाह के आधार पर बात करें तो 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, एक विवाही परिवार और बहुपति विवाही परिवार। एक विवाही परिवार में एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भी एक पति व एक पत्नी विवाह की अनुमति देता है। बहुपति विवाही परिवार जो होता है इसमें एक पुरुष कई औरतों से विवाह करता है या एक औरत कई पुरुषों से यौन संबंध रख सकती है। इस प्रकार के परिवार आदिम समाजों में पाए जाते रहे हैं। जो बहुपति विवाही परिवार है उसमें एक स्त्री होती है, उसके अनेक पति होते हैं। इसके 2 भेद मुख्यतया है, भ्रातृत्व बहुपति विवाही और अभ्रातृक बहुपति विवाही। भ्रातृक बहुपति विवाही में जो पति होते हैं वो आपस में भाई होते हैं। इसका उदाहरण प्राचीन भारत में बात करें तो जो द्रौपदी के 5 पति थे पांडव, उसको हम ले सकते हैं। वर्तमान समय में देखें तो नीलगिरी की टोडा और जौनसार की जो खस और मालाबार तट की जो नायर जनजाति है उसमें इस तरह के विवाह पाए जाते हैं। अभ्रातृक बहुपति विवाह में आवश्यक नहीं कि सभी पति वो आपस में भाई ही हों। टोडा व नायर में इस प्रकार के परिवार भी हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा जो बहुविवाह है उसका स्वरूप होता है बहुपत्नी विवाह। इसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती है। ये भी आज के तारीख में जनजातियों में पाया जाता है। नागा, गोंड, बैगा, इन जनजातियों में ये परिवार पाए जाते हैं। प्राचीन समय में साधारण जो जनजाति के अलावा जो समाज है उसमें भी बहुपत्नी विवाह प्रचलन में था। हालांकि ये समाज का एक छोटा सा सेक्शन है, उसी में ये था। जो लोग राजा या जमींदार किस्म के इस तरह के जागीरदार और लोग होते थे आर्थिक रूप से संपन्न, वो एक से अधिक पत्नियां रखते थे। लिंटन ने संबंध के आधार पर परिवार के 2 भेद किए हैं, विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार। विवाह संबंधी परिवार जिसमें पति पत्नी के संबंध पाए जाते हैं, इनकी प्रकृति अस्थायी होती है। रक्त संबंधी परिवार जिसमें कि मतलब ब्लड रिलेटेड जो ब्लड रिलेशन है उस ब्लड रिलेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या तवज्जो दी जाती है बजाय विवाह और धन के। तो जो भारत में जो जॉइंट फैमिलीज़ है वो इसी आधार पे इसी श्रेणी में उनको अपन रख सकते हैं, रक्त संबंधी परिवार की श्रेणी में। एक और विद्वान है W.L. वार्नर, उन्होंने भी परिवार को 2 भागों में विभाजित किया है, जन्म मूलक और प्रजनन मूलक। जन्म मूलक परिवार वह होता है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है, जैसे बच्चों के लिए उसके माता पिता का परिवार है वो जन्म मूलक परिवार कहा जाएगा। दूसरा होता है प्रजनन मूलक परिवार, जिस परिवार का युवक युवतियाँ विवाह द्वारा स्थापित जिस परिवार को करते हैं वो प्रजनन मूलक परिवार कहा जाता है। जैसे मान लो एक लड़के और लड़की की शादी हुई तो वो उनके लिए वो परिवार प्रजनन मूलक है, और जैसे बच्चे होंगे उनके उन बच्चों के लिए वो जन्म मूलक परिवार हो गया कि जिसमें व्यक्ति पैदा होता है।
वो जन्ममूलक, और जिसकी वो शादी के द्वारा स्थापना करता है वो प्रजनन मूलक परिवार हो। एक और विद्वान है जिमरमैन, उन्होंने परिवार के 3 प्रकार बताए हैं: न्यासीता परिवार, अति लघु परिवार और घरेलू परिवार। न्यासीता परिवार में वो ये कहते हैं जब किसी परिवार के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वार्थ की तुलना में समस्त परिवार का स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है, तो ऐसे परिवार को न्यासीता का परिवार कहा जाता है। ये ट्रस्टीशिप से समझा जा सकता है इस तरह के परिवार की प्रकृति को। भारतीय संयुक्त परिवार एवं विस्तृत परिवार न्यासीता परिवार के बहुत ही उपयुक्त उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार जिमरमैन ने बताया है अति लघु परिवार। जब परिवार में सदस्यों का अपना स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो उसे अति लघु परिवार कहा जाता है। इसे व्यक्तिवादी परिवार भी कहा जाता है। तीसरा घरेलू परिवार, यह है उपरोक्त दोनों परिवारों के बीच की स्थिति है। यहाँ व्यक्ति के स्वार्थ एवं परिवार के स्वार्थ में एक समझौते की स्थिति होती है। बर्गेस और लॉक ने भी 2 प्रकार के परिवार की चर्चा की है: संस्थागत परिवार और साहचर्य परिवार। संस्थागत परिवार वो परिवार होता है जिसमें सदस्यों का व्यवहार लोकाचारों तथा जन रीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और साहचर्य परिवार में दाम्पत्य स्नेह एवं एकात्मकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के परिवार जो होते हैं उसकी मुख्य विशेषता विवाहित युग्म का साहचर्यात्मक जीवन बिताने की उनकी जो मनोकामना होती है वो है। विवाहित युग्म स्थायी वैवाहिक बंधनों की अपेक्षा परिवर्तनशील मैत्रीवत संबंधों में रहना अधिक पसंद करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप आज के संदर्भ में हम देखें तो ये इस तरह की कैटेगरी से मिलती जुलती उसकी कैटेगरी है। अगले लेक्चर में हम परिवार के प्रकार या फंक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।